हेलो एवरीवन, दिस इज़ रुपेश मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर चैनल दैट इज़ मैथ विद। देखिए, हम लोग डिफरेंशियल ज्योमेट्री के चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज़ पे आ गए हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग का एग्जामिनेशन में भी अभी डेट आने वाली है 1-2 दिन में। ठीक है, और 26 के बाद एग्जामिनेशन होगा और डेट पड़ जाएगी, मेरे ख्याल से दिसंबर में ही स्टार्ट हो जाएगा। और वो जो कुछ भी हो, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा इधर आपको एमसीक्यू करा दे रहा हूँ मैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम। काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ हैं करने को, तो आप कोशिश कीजिए कि सारे के सारे एमसीक्यूज़ आप अपने माइंड के थ्रू ज़रूर ले जाएं, क्योंकि जब बात आती है केवल एमसीक्यूज़ की और हम लोगों ने थ्योरी नहीं पढ़ी होती है, तो ऐसे केस में चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना चाहिए, एमसीक्यूज़ को ज़्यादा पढ़ना चाहिए। जितने ज़्यादा एमसीक्यूज़ मिल जाए वो पढ़िए। और हम आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम तीन बुक और क्वेश्चन बैंक्स के आपको एमसीक्यूज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। जितना हो सकता है कुछ अपने से जो क्रिएट किए गए वो ऐड किए गए हैं। ठीक है, हाँ। और एक और आपको बात बोलना चाहूँगा कि YouTube पर अब आपके चैनल मैथफैथ पर एक सुपर थैंक्स की भी व्यवस्था हो गई है। आपके चैनल को सुपर थैंक्स का भी वो मिल चुका है फैसिलिटी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके कमेंट्स को हाईलाइट किया जाए और आपको स्पेशली कोई आपके कमेंट को स्पेशल आंसर दिया जाए, सो यू कैन बाय दैट सुपर थैंक्स। आपको सुपर थैंक्स दिख जाएगा हमारे वीडियो के जस्ट नीचे, जहाँ पर डिस्क्रिप्शन के जस्ट बगल में ढेर सारी चीज़ें लिखी होती हैं। वहाँ से आप उसे सुपर थैंक्स ले सकते हैं और आपके क्वेश्चंस का जवाब आपको दिया जाएगा। आपको कुछ बैजेस दिए जाएंगे जो कि स्पेशल होंगे। ठीक है, तो आप चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, स्पेशल अटेंशन होगा उसके लिए आपको। ठीक, फिलहाल देखिए तो इस वीडियो में हम लोग इस एमसीक्यू सीरीज़ को देखते हैं। चैप्टर नंबर 3 मैंने इस पर ऐड किया है। ठीक, और चैप्टर नंबर 2 के भी कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है बोला है आर इज इक्वल टू आर यू, मतलब आर क्या है, आर जो है हमारा वो यू पर डिपेंड करता है। ठीक है, इज द पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कर्व वेयर यू बिलोंग्स टू ए टू बी, मतलब यू क्या है, यू इन दोनों के बीच में बिलोंग करता है, ए से बी के बीच में। ठीक, देन द अर्क लेंथ ऑफ द कर्व इज। देखिए, अर्क लेंथ की बात की जाती है बच्चों, तो आपको याद होना चाहिए जब भी अर्क लेंथ की बात की जाती है तो याद करने का तरीका ये है, इसे डी वाई बोलते हैं, इसे डी एक्स बोलते हैं और इसे डी एस बोलते हैं। ये होता है अर्क लेंथ। आप इसको लेट से 90 डिग्री मानकर, इसे बहुत छोटा मान करके इसे स्ट्रेट लाइन मान सकते हो डी एस को। तो इस पर अगर आप लगाओ अपनी पाइथागोरस थ्योरम, तो डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर। आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, और जब आप स्क्वायर हटाते हो, सो यू विल गेट डी एस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ डी एक्स होल स्क्वायर प्लस डी वाई होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट लगाया। स्क्वायर रूट आपको पता है मॉड की वजह से भी आता है, तो मॉड वाले तो आंसर ठीक है, मॉड वाले आंसर तो ठीक होंगे ही, लेकिन सही कौन सा होगा आप सही से देख पा रहे हो कि सिर्फ डी एक ही बार लिखा है, डिफरेंशिएशन सिर्फ एक बार ही है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि केवल डिफरेंशिएशन सिर्फ एक ही जगह है, जो कि पहली जगह है, जो कि यहाँ डॉट एक छोटा सा दिख रहा होगा आपको, और मॉड लगा, मॉड की वजह से रूट आ जाएगा। ठीक, तो आपका जो अर्क लेंथ का फॉर्मूला होगा वो ये होगा। अर्क लेंथ ऐसे डिनोट करते हैं, ए से लेके यू तक चला गया और आर डॉट यू डी यू। ठीक है, आंसर ऑप्शन ए, याद रखिएगा इसको। बाकी इस पर डॉट नहीं है, इस पर डबल डॉट है, इसमें मॉड का स्क्वायर, भैया मॉड पे स्क्वायर लगाने का कोई मतलब ही नहीं है ना, तो कोई मतलब नहीं है, एकदम सुपरफ्लुअस एरर यहाँ पे है, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ऑस्किलेटिंग स्फीयर इज अ स्फीयर विच हैज़ पॉइंट कॉन्टैक्ट एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व। देखिए ध्यान से सुनिएगा, पहले तो ऑस्किलेटिंग स्फीयर क्या होता है, तो ऐसा प्लेन, ऐसा स्फीयर समझ लीजिए। लेट्स से पहले ये समझिए, एक कर्व है, उस पर अगर एक टेंजेंट ड्रॉ की जाए उसे टी क्या बोलते हैं। इसका अगर एक नॉर्मल एक ऐसा प्लेन बना दिया जाए जो इस टेंजेंट को और इस कर्व पर उपस्थित दो बिंदुओं को अपने अंदर रखता हो, पी और क्यू को, तो उसको ऑस्किलेटिंग प्लेन यानी ओपी कहते हैं। और ऐसा टी पर ऐसा नॉर्मल जो इस ऑस्किलेटिंग प्लेन पे हो उसे प्रिंसिपल नॉर्मल कहते हैं। ये दोनों मिला करके अगर मैं एक सर्कल ऐसा बनाऊं, सॉरी एक स्फीयर ऐसा बनाऊं जो इसको अपने अंदर रखे, ऑस्किलेटिंग प्लेन को अपने अंदर रखे और इस टेंजेंट को भी अपने अंदर रखे, तो ऐसे स्फीयर को ऑस्किलेटिंग स्फीयर बोलते हैं। ठीक है,
तो ऐसे केस में हम लोग के पास पॉइंट कांटेक्ट की बात होती है। अच्छा, यहाँ पे पॉइंट कांटेक्ट का मतलब ये मत समझिएगा कि इसने कितने जगह टच किया, ऐसा कुछ नहीं है। तो समझिए बात को है क्या। तो देखिए, जब आप बात आती है ऑस्कुलेटिंग सर्कल, अगर ऑस्कुलेटिंग सर्कल आ जाएगा बच्चों, तो ऑस्कुलेटिंग सर्कल केस में 3 पॉइंट कांटेक्ट होता है, और कांटेक्ट ऑफ ऑर्डर 2 भी बोल सकते हो। 3 पॉइंट कांटेक्ट को कांटेक्ट ऑफ ऑर्डर 2 भी बोल सकते हो। मतलब 3 को 2 में कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब इसमें 2 बार डिफरेंशिएशन तक 0 होगा। लेकिन जब बात आती है स्फीयर, तो यही आपका जो 3 पॉइंट कांटेक्ट है वो 4 पॉइंट कांटेक्ट में बदल जाता है, और कांटेक्ट ऑफ ऑर्डर क्या हो जाता है स्फीयर के केस में, 4 पॉइंट कांटेक्ट हो जाता है, ठीक है, और कांटेक्ट ऑफ ऑर्डर 3 हो जाता है, ठीक है। अगर ऑर्डर की बात करेगा तो एक कम कर देंगे, और ऐसे सिंपल बात करेगा तो उसे जो रहेगा वो याद रखना है। सर्कल के केस में कितना है 3, और ऑस्कुलेटिंग स्फीयर के केस में 4 होता है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन द रेडियस ऑफ ऑस्कुलेटिंग स्फीयर। रेडियस क्या निकलता है, ठीक है। रेडियस इसके केस में यहाँ पे आप देख पा रहे हो डैश लगा, पी डैश लिखा हुआ है। आर जो कैपिटल आर होता है वो उसकी रेडियस होती है, जो कि पी स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर और पी डैश स्क्वायर। पी आपका गिवन पॉइंट होता है, ठीक है। तो आपका आंसर ऑप्शन ये है, क्योंकि एक पर पी लिखा है तो दोबारा केवल पी लिखने से कोई काम नहीं चलेगा, डैश लगाना पड़ता है। तो याद रखने का तरीका आप ये दिमाग में रख सकते हैं, ठीक है। सो आंसर ऑप्शन इज व्हाट, बी। मैं एक बार क्लियरली लिख लेता हूँ, इसे आप लिख करके देख करके लिख लेंगे, प्लस सिग्मा स्क्वायर और पी डैश स्क्वायर, याद रखिएगा। ये है आपकी रेडियस ऑफ ऑस्कुलेटिंग स्फीयर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन अ कर्व लाइज ऑन द सरफेस। जब भी कर्व सरफेस पे लाई करता है बच्चों, तो ये जो आपकी ये डिफरेंशियल एक इक्वेशन बनती है, ये जो इक्वेशन बनती है वो 0 के इक्वल होती है। कहने का मतलब ही यही है। देखिए, सरफेस पे लाई करता है तो ये 0 होता है। अगर प्लेन कर्व पे लाई करता है, प्लेन कर्व जो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, तो वहाँ पे टॉर्क 0 होता है। इसे आप याद रखिए, ये आगे काम आएगा कि इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आंसर ऑप्शन क्या है, सी वाला, ठीक। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है इफ टू कर्व सी एंड C1 सच दैट टेंजेंट्स टू द कर्व सी पर एक टेंजेंट कोई है, ठीक है, आर नॉर्मल टू द कर्व C2। अगर कह रहे हैं कि कोई नॉर्मल कोई दूसरा कर्व ऐसे लेट से उसकी टेंजेंट ही है और उस पर ये टेंजेंट जाके नॉर्मल बन जाती है। ये कर्व C है और ये कर्व C1 है, ठीक है। देन देखिए, जिस पर जाकर के ये नॉर्मल बनती है वो इसका इन्वॉल्यूट हो जाता है, ठीक है। सो आंसर ऑप्शन इसका क्या है, सी है। C1 इज कॉल्ड इन्वॉल्यूट। ये याद रखिए डेफिनेशन है इसकी, कि भाई अगर एक कर्व से टेंजेंट खींची जाए और वो किसी दूसरे कर्व की नॉर्मल हो जाए, तो दूसरा वाला कर्व होता है वो इन्वॉल्यूट होता है। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, टॉर्जन यानी टॉर्क, उसी की बात करें। फॉर द इन्वॉल्यूट ऑफ अ सर्कुलर हेलिक्सिस। सर्कुलर हेलिक्सिस है भाई, बात तो वही हो रही है ना कि ये कर्व की ही बात हो रही है, प्लेन कर्व है, तो टॉर्क क्या होता है, 0 होता है। याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इफ आर इज सिंगुलर पॉइंट ऑफ द सरफेस। इफ देखिए, सिंगुलर का मतलब होता है, सिंगुलर का मतलब सिंपल सा आप ये सोच लो दिमाग में, 0। मतलब अगर हम लोग बात करते थे, बहुत पहले की बात करते थे जब इक्वेशन होता था, तो उसमें सिंगुलर का मतलब होता था कि ऐसा वैल्यू जो फंक्शन में रखने पे 0 बना दे, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में क्या होगा, अगर r एक सिंगुलर पॉइंट है तो उसके लिए 2 वेक्टर अगर हम बात करें r1 और r2, ठीक है, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक। तो यह आंसर ऑप्शन आपका बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड कर नहीं कर सकते, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट 0 होना, 0 तभी हो सकता है जब थीटा की वैल्यू 90 हो। ये 0 कब हो सकता है बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट में तो साइन आता है, साइन थीटा में थीटा की वैल्यू अगर आप निकालें तो साइन 0 की वैल्यू 0 यानी थीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी। आप समझ पा रहे हैं मैंने 0 क्यों बोला था यहाँ पे, आ रही बात समझ में, याद रखिएगा ये आपका 0 होता है, ठीक। नेक्स्ट क्या होगा, देखिए फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म की बात करें तो देखिए बड़ी सी इसमें सिमेट्री होती है, ds स्क्वायर इज इक्वल टू ई डी यू स्क्वायर प्लस 2f du dv और g dv स्क्वायर, एकदम सेम है। अब इसमें क्या कमी, यहाँ पे d ने लिखा है, इसमें क्या नेगेटिव लगा हुआ है, तो आपका आंसर ऑप्शन सी वाला है, ठीक। नेक्स्ट देखिए क्या है, द मैट्रिक रिमेन्स इनवेरिएंट। इनवेरिएंट मतलब क्या होता है, इनवेरिएंट का मतलब होता है अपनी पुरानी पोजीशन पे रहना और चेंज होने के बाद भी वापस वहीं पे आ जाना। सिंपल सी बात है, पुरानी पोजीशन में रहना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मैट्रिक जो होता है वो इनवेरिएंट है, मतलब मैट्रिक जो होगा वो सेम रहेगा, लेकिन एक बात होती है कि जो चेंजेस आते हैं हमारे पहली फंडामेंटल थ्योरम के,
उसके मैग्नीट्यूड्स चेंज हो सकते हैं। मैग्नीट्यूड परिमाण से अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मान लो जैसे 3 पैरामीटर है अगर, तो अगर तीनों पैरामीटर मान लेते हैं चेंज करना चाह रहे हैं आप, ठीक, मैट्रिक चेंज करना चाह रहे हैं, तो आपने खाली वैल्यूज़ चेंज की तो वैल्यूज़ ऐसे चेंज होंगी अपने आप, एक को चेंज करेंगे दूसरे तीसरे ऑटोमेटिक इस तरीके से चेंज होंगे कि ऑटोमेटिक वो एडजस्ट होकर के वापस से रिजल्ट तो वही आएगा जो पहले था। तो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम के अगर मैग्नीट्यूड्स चेंज करने पे भी हमारे मैट्रिक्स सेम हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ तभी हो सकता है, ठीक ना। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, द एंगल बिटवीन पैरामीट्रिक कर्व इज, दो पैरामीट्रिक कर्व है उनके बीच का एंगल अगर निकालना हो तो ईजी तो होगा ही साथ में, ठीक है, ईजी होगा और प्लस एफ स्क्वायर होगा और नीचे में उसी का ही रूट होता है। ध्यान रखिए, जिसका स्क्वायर होगा उसका रूट होगा यहाँ पे, तो उसका एफ स्क्वायर का को बाहर निकालेंगे रूट से तो एफ बचेगा। तो आंसर ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, बी वाला। नेक्स्ट देखिए, क्या है, द आर्क लेंथ ऑफ वन कंप्लीट टर्न। वन कंप्लीट टर्न मतलब एक टोटल टर्न 360 2 पाई की बात कर रहा है। तो जिसमें आप कह सकते हैं कि जिसमें आपका 2 पाई होगा वही आंसर होगा। बताइए कि ये वाला ये दोनों तो गलत होंगे। अब इन्हीं दोनों में चूज़ करना है। अब क्या कर रहा है, ऑफ द सर्कुलर हेलिक्स, सर्कुलर हेलिक्स की बात कर रहे हैं इसकी, ठीक है भाई। जब इसकी बात कर रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए सोचिए, अगर आप इन दोनों के स्टार्टिंग का स्क्वायर का सम करें, अगर लास्ट का डिफरेंशिएशन तो एक हट जाएगा, है ना। अगर इसका डिफरेंशिएशन करें, ठीक, अच्छा, क्योंकि सर्कुलर हेलिक्स है ना। तो जब आप मान लें अगर डिफरेंशिएशन भी करेंगे उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो जरा देखिए थोड़ी देर के लिए, 2 पाई वाले आंसर तो यही दोनों हैं और ये है भैया वेक्टर। वेक्टर में जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो उसके बाद मॉड लेंगे तो स्क्वायर रूट में आएगा। स्क्वायर रूट में दोनों का स्क्वायर करिए, है ना। वैसे ये तीनों का जब स्क्वायर आप करेंगे तो होगा क्या, डिफरेंशिएशन करने के बाद, क्यों, क्योंकि सर्कुलर है। सर्कुलर में एक बार तक डिफरेंशिएशन संभव है। एक बार डिफरेंशिएशन आप करके देखिए सबका जरा, जब करेंगे आप तो यहाँ आ जाएगा माइनस ए साइन यू, ये बन जाएगा ए कॉस यू और ये बन जाएगा सिर्फ और सिर्फ बी, ठीक है। एक में आई, एक में जे, एक में के लगा लीजिए, मॉड लगाइए दोनों सबका जरा। ये तो वेक्टर है, वेक्टर होगा तो अंडर रूट के अंदर इसका स्क्वायर यानी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, ठीक, और ये आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, जिसमें से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और फिर ये हो जाएगा बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट के अंदर होगा, बाहर 2 पाई होगा। तो ये आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए तो बड़ा ही फेमस क्वेश्चन, कर्वेचर ऑफ द कर्वेचर एंड टॉर्जन ऑफ द सर्कुलर हेलिक्स इज। तो होता क्या है, दोनों एक कांस्टेंट रेशियो में होते हैं, ठीक है, पूरा लिखा नहीं है, कांस्टेंट होगा, आप इसे क्लिक कर सकते हैं, कांस्टेंट, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, द रेडियस ऑफ स्फेरिकल कर्वेचर ऑफ अ सर्कुलर हेलिक्स इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो सकता है भाई, रेडियस ऑफ स्फेरिकल कर्वेचर ऑफ अ सर्कुलर हेलिक्स। अगर सर्कुलर हेलिक्स है उसका, अगर उसको टर्न करके हम स्फेयर में कन्वर्ट करें तो उसका कर्वेचर क्या आना चाहिए। तो बात सेम ही है। देखिए अगर उसी से आप बना रहे हैं बच्चों, जरा सोच के थोड़ा सा देखिए, सर्कल है, आप लेट से ये आपने एक्स वाई एक्सिस के ऊपर लगाया, अब इसको आप ऐसे घुमा रहे हो तो क्या बनेगा, स्फीयर बन जाएगा और क्या बढ़िया वाला बन जाएगा स्फीयर। उसकी भी रेडियस सेम होगी ना, तो वो क्या होगा, जो भी बनेगा उसका रेडियस भी रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर ही होगा। ये प्रूव भी किया हुआ है मैंने थ्योरी वाली क्लासेस में, ठीक। नेक्स्ट देखिए क्या है, इन वॉल्यूट्स ऑफ अ सर्कुलर, ये इन ए और वॉल्यूट्स एक साथ है, इनवॉल्यूट लिखा हुआ है, ठीक है, इनवॉल्यूट्स एक साथ है, ऑफ अ सर्कुलर हेलिक्स आर। सर्कुलर हेलिक्स का जो इनवॉल्यूट होता है वो क्या हो सकता है, एक प्लेन कर्व होता है और क्या, सर्कल है ना, सर्कल क्या है 2D है, 2D क्या होता है, प्लेन होता है, तो प्लेन कर्व होगा। द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ हेलिक्स इज, हेलिक्स की पैरामीट्रिक इक्वेशन मैंने पढ़ाई हुई है, इससे पिछले वाले वीडियो में भी थी। तो देखिए ए कॉस थीटा ए साइन थीटा तो रहेगा और ए थीटा कॉट अल्फा। इसके लिए मैंने बताया था यहाँ पे आपका एस और एस कॉस अल्फा था, वो एस की वैल्यू आई थी ए थीटा कॉसेक अल्फा, तो वो जाकर कॉट अल्फा बन गया था। तो आंसर ऑप्शन आपका यहाँ पे, एक सेकंड चेक कर लूँ एक बारी और, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, पहला वाला, क्योंकि पहली पोजीशन पे कॉस होता है, यहाँ पे साइन लिखा हुआ ये वाला गलत हो जाएगा। अब लिखा हुआ ऐसा ही है कुछ, देखिए यहाँ पे साइन और कॉस कर दिया तो ये गलत हो गया। पहली पोजीशन हमेशा एक्स वाली पोजीशन होती है, दूसरी वाई, तीसरी जेड, और एक्स होता है बेस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस केवल कॉस थीटा के केस में ही मिल सकता है। तो पहला क्या हो जाएगा आपका, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा और ए थीटा कॉट अल्फा, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट देखिए,
ठीक है। द इक्वेशन एक्सप्रेसिंग के एन टी एज अ फंक्शन ऑफ आर्क लेंथ एस, जब एस की बात होती है तो इंट्रिंसिक इक्वेशन बोलते हैं इसे, ठीक है। जब जब के और टी, कप्पा और टॉर्क दोनों, ये कप्पा और टॉर्क है, ठीक है, टी फॉर टॉर्क, या वैसे ऐसे बनाना चाहिए, तो ये अपनी इंट्रिंसिक इक्वेशन होती है, याद रखेगा इसको, ठीक है। जब भी किसी दूसरे के और टी दोनों को ही किसी दूसरे पैरामीटर का हम लोग पैरामीटर पे डिपेंड कराते हैं, सो दैट इक्वेशन विल बी कॉल्ड एज इंट्रिंसिक इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कर्वेचर फॉर प्लेन कर्व, कर्व लिखा है बच्चों, ये सही कर लीजिएगा, कर्वेचर फॉर प्लेन कर्व, प्लेन कर्व के केस में अगर हम कर्वेचर की बात करते हैं तो वो क्या होना चाहिए। तो देखिए ज़रा, अगर बात करें हम प्लेन कर्व की, तो ये तो पहले तो गलत हो जाता है क्योंकि टॉर्क जीरो होता है उसके लिए, कप्पा जीरो नहीं होता। तो कप्पा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कप्पा का देखिए फॉर्मूला होता है कप्पा इज इक्वल टू टी डैश, टी को बोलते हैं, टी खुद में वैसे आर डैश होता है, टी खुद में डी आर बाई डी टी होता है, सॉरी डी एस होता है, उस पर एक डैश आप और लगा रहे हो तो क्या हो जाएगा, अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसे क्या कहूँगा, वैसे मॉड लगा देना चाहिए, इसे कहूँगा कि आर डबल डैश, ठीक। तो ये फिलहाल यहाँ पे आप ऑप्शन थोड़ा सा सही कर सकते हो, इसे आप टी डैश लिखोगे, ठीक है। या फिर आप इसको मॉड में आर डबल डैश भी बोल सकते हो। और आर क्या होता है, आर होता है अपना फंक्शन अपना, एक्स ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी आई और वाई टी जे ऐसे करके, प्लस जेड अगर है तो जेड टी के ऐसे रहता है, ठीक। तो आपका ये ऑप्शन थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, आंसर ऑप्शन ये यहाँ पे कर लीजिए, चाहे टी डैश कर लीजिए बराबर में आर डबल डैश कर लीजिए। आई बात समझ में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। और डैश का मतलब आपको पता है एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, देखिए क्या कह रहा है, लेट के एस इज इक्वल टू एस, ये देन वी फाइंड आर कर्व बाय थ्योरम। अच्छा देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है, तो फिलहाल ये इस तरीके से होना चाहिए कि फंक्शन है एस का और वो एस के इक्वल आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ से आर कर्व का आर फाइंड आउट करेंगे, वो किस थ्योरम से, थ्योरम ऑफ फंडामेंटल ऑफ डिफरेंशियल ज्योमेट्री, डीजी का मतलब डिफरेंशियल ज्योमेट्री। देखिए बुक वाले भी यूज़ करने लगे डीजी, लिखा तो हम लोगों ने था, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग की बातों को ये लोग चुरा चुरा करके लिख देते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, जाने दीजिए, बच्चे हैं। नेक्स्ट देखिए, एंगल बिटवीन टू डायरेक्शन डी यू एंड डी वी व्हेन वी इज़ कांस्टेंट, जब वी कांस्टेंट रहेगा तो हमें इसकी डायरेक्शन की बात करनी है। तो देखिए बात ये है कि अब ये दो डायरेक्शन है अगर हमारे पास, तो एक के लिए एक और दूसरे के लिए कुछ ना कुछ यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन होता है जिससे कि उसकी लेंथ पूरी की पूरी मिल जाए। और बाकी डिफरेंशिएशन पहले के साथ दूसरे का, ई के साथ यू डैश और एफ के साथ वी डैश, ठीक है, पहले के साथ पहले वाले का डैश और दूसरे के साथ दूसरे वाले का डैश का अगर कर दे हम लोग तो हमारा क्या मिल जाता है, दोनों के बीच का एंगल मिल जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए द पिच ऑफ द हेलिक्स इज, ये हेलिक्स का आप याद रख सकते हैं इसको, ये 2 पाई भी होता है, ठीक है, याद रखिएगा, पाई स्क्वायर कहीं भी नहीं आएगा, 2 पाई तो रहेगा क्योंकि 2 पाई आपका पूरा एक सर्कुलर रोटेशन की बात करता है, ठीक है। तो 2 पाई तो हर जगह रहेगा, तो आप याद रखना है 2 पाई भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कर्वेचर ऑफ अ सर्कुलर हेलिक्स, कर्वेचर क्या होता है एक सर्कुलर हेलिक्स का, देखिए इसमें आपका ए ऊपर रहेगा और बाकी का दोनों दोनों का स्क्वायर जो है वो नीचे रहेगा, तो आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी रहेगा, याद रखिएगा इसको भी, ए नीचे ने ए ऊपर रहना चाहिए और बी नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। जब भी बात कर रहा है सर्कुलर इन सब चीज़ों की बात कर रहा है, तो देखिए ये बताइए ए और बी आएगा कहाँ से, ए और बी हमारी बात कर रहे हैं अगर, तो ए मेजर एक्सिस का पार्ट है और बी जो है वो माइनर एक्सिस का पार्ट है, इसलिए बार बार वो बात की जा रही है, ठीक है। चलिए आगे चलिए नेक्स्ट देखें। देखिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ अ सरफेस कर्व, इसमें एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, ठीक है। और आपका इस पर डिफ्रेंशिएशन एक बार भी नहीं कर सकते आप क्योंकि वो एक कम होगा। नेक्स्ट देखिए, द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो कर्वेचर का सेंटर होता है उसका लोकस अगर निकाला जाए तो ये एक डेफिनेशन की तरफ इशारा करती है जिसे इवोल्यूट कहते हैं, ये इवोल्यूट की डेफिनेशन ही है बच्चों, ठीक है। लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इसे इवोल्यूट बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट, द प्रिंसिपल नॉर्मल टू द हेलिक्स इन डैश टू द सिलेंडर, देखिए ये क्या होता है, प्रिंसिपल क्या क्या करते हैं हम लोग नॉर्मल की बात कर रहे होते हैं भैया, वही उसी की बात हो रही है, प्रिंसिपल नॉर्मल जो होता है टू द हेलिक्स इन डैश टू द सिलेंडर, तो ये क्या होता है,
प्रिंसिपल नॉर्मल एक तरीके का क्या होता है, नॉर्मल ही होता है, ठीक है। और यहाँ पे इन नहीं, यहाँ पे इज होगा बच्चों, ठीक है, इज नॉर्मल टू द सिलेंडर। अगर प्रिंसिपल नॉर्मल की बात करें तो सिलेंडर पे नॉर्मल निकाल देंगे तो वही हमारा प्रिंसिपल नॉर्मल हो जाएगा। अगर नेक्स्ट देखें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एफ इज इक्वल टू 0 देन द पैरामीट्रिक कर्व्स आर। अगर एफ 0 है तो पैरामीट्रिक कर्व्स क्या होंगे, वो ऑर्थोगोनल होते हैं। क्योंकि एफ के केस में अगर बात किया जाए तो इसका आंसर आपका ऑप्शन क्या बताता मैं, हाँ, यहाँ पे एफ की वैल्यू 0 होगी तो पैरामीट्रिक कर्व जो होंगे वो हमारे ऑर्थोगोनल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि एफ के केस में आपका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। और डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है, जब कॉस हमारा 0 हो। कॉस 0 कब होता है, जब थीटा 90 हो। थीटा 90 को नॉर्मल भी बोलते हैं, ऑर्थोगोनल भी, सब कुछ बोलते हैं, याद रखेंगे। एफ 0 के केस में ऑर्थोगोनल। नेक्स्ट देखिए, एक और चीज़ देखिए बच्चों, जो ऊपर क्वेश्चन हम लोगों ने लिया था जिसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करना है, जो पिच की बात हो रही थी। यहाँ पे जो बी होता है, बी की वैल्यू आपका लैम्डा अपॉन न्यू के बराबर होता है, जो कि न्यू क्या होता है, वो रोटेशन होता है। अगर मान लीजिए किसी भी एक कर्व को आपने रोटेट किया है किसी एंगल के अबाउट, तो वो एंगल हमारा न्यू है यहाँ पे। और ठीक है, लैम्डा क्या है, हमारी डिस्टेंस है। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा, बी इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन न्यू। यहाँ पे न्यू क्या है, एंगल है, और लैम्डा क्या है, डिस्टेंस है। इसे याद रखिएगा। कुछ डेटाज है जो दिमाग में रह जाते हैं तो एमसीक्यू बनता है, तो हमारे दिमाग में रह जाते हैं, हम लोग आंसर कर देते हैं। तो आंसर ऑप्शन तो इसका ए ही था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन फॉर द पैरामीट्रिक कर्व्स टू हैव कॉन्जुगेट डायरेक्शन। कॉन्जुगेट डायरेक्शन के केस में बच्चों एम हमारा 0 होता है, ठीक है। अब एफ कहाँ 0 होता है, एफ के लिए अभी जस्ट बताया थोड़ी देर पहले कि एफ 0 होता है तो हमारे कर्व्स जो होते हैं वो ऑर्थोगोनल होते हैं, ये ध्यान रखना है। और दूसरा क्या है, जब हमारे कॉन्जुगेट डायरेक्शंस होते हैं तो हमारा एम 0 होता है। बाकी के दोनों अभी आगे अगर मिलेंगे तो बताया जाएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, टाइम बहुत कम है, उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना पड़ेगा। द अर्क लेंथ ऑफ द कर्व इज डैश अंडर पैरामीट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, कर्व अर्क लेंथ जो होती है वो इन्वेरिएंट होती है, चेंज नहीं होती है। कोई भी अगर अंडर पैरामीट्रिक आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो एट लास्ट वो मैंने क्या बोला था, रिजल्ट सेम आता है, तो इन्वेरिएंट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, द डैश एट पी इज द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द नॉर्मल प्लेन एंड द ऑस्कुलेटिंग प्लेन एट पी। कह रहा है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो एट द डैश एट पी, कोई एक पॉइंट पी है, इज द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द नॉर्मल प्लेन एंड द ऑस्कुलेटिंग प्लेन। कह रहे हैं कि नॉर्मल प्लेन और ऑस्कुलेटिंग प्लेन दोनों को अगर हम कट करें, एक सेकंड आपको ऑप्शन पूरा दिखा दूँ, ठीक है। ऑस्कुलेटिंग प्लेन हम लोग जानते हैं, ऐसे ऑस्कुलेटिंग प्लेन होता है, थोड़ा अजीब बन गया। ये ऑस्कुलेटिंग प्लेन है आपका, ये आपका कर्व है, ये एक टेंजेंट है, ये टच करना चाहिए भाई, पी ऑफ क्यू पॉइंट है, ये टी होती थी, ये आप किस पे अगर है तो नॉर्मल, प्रिंसिपल नॉर्मल है, और इन दोनों के परपेंडिकुलर है तो इसे बाई नॉर्मल कहते थे, ठीक है। तो कह रहे कि द डैश एट पी, एक पी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसी पी की बात कर रहा है, इज द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द नॉर्मल प्लेन, ठीक है, एंड द ऑस्कुलेटिंग प्लेन इज। कह रहे कि नॉर्मल प्लेन टेंजेंट है, टेंजेंट पे एक नॉर्मल प्लेन बन जाएगा। उन दोनों का अगर हम कटिंग पॉइंट निकालें तो कटिंग पॉइंट क्या होता है, कटिंग पॉइंट हमारा प्रिंसिपल नॉर्मल होता है। यही दोनों कट करते हैं एक दूसरे के। नॉर्मल जो होगा वो नॉर्मल प्लेन भी तो होगा, तो आप सोचिए जो ओपी यानी ऑस्कुलेटिंग प्लेन होता है वो भी नॉर्मल को रखता है, और नॉर्मल का जो प्लेन जाएगा वो इस तरीके से जाएगा, ठीक। तो दोनों का कटिंग जो है वो हमारा प्रिंसिपल नॉर्मल ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट का क्वेश्चन आपको यहीं पे दिख रहा होगा, एंगल बिटवीन द पैरामीट्रिक कर्व्स इज। पैरामीट्रिक कर्व के बीच का एंगल क्या होता है, ऑप्शन देखिए। तो देखिए, इसका ऑप्शन जो है वो कॉस ओमेगा इज इक्वल टू एफ ई जी वाला होता है, नीचे रूट में रहेगा, ठीक है, एफ ई और जी। हालांकि ऊपर भी रूट में ही रहता, लेकिन वो सेम वैल्यू रहती है तो वो रूट से बाहर आ जाती है, तो नीचे वाला रूट में रह जाता है। तो एफ अपॉन ई जी है, तो आंसर भी सही आएगा। तो ई जी आपका नीचे आ गया कॉस ओमेगा के इक्वल, ठीक है, याद रखिएगा इसको, ठीक। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन एट द पॉइंट दिस ऑन द सरफेस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 4। कह रहे कि टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन चाहिए, ठीक है, जो कि इस पॉइंट पे जा रही हो, इस पॉइंट से जा रही हो। तो देखिए, ये प्रोसेस तो लंबा है, लेकिन हम इसे बहुत ही सरल तरीके से करेंगे, ठीक है। समझिए कैसे, हम एक काम करते हैं, ठीक। देखिए, हम एक काम करते हैं, इसको रख के सेटिस्फाई कर ले। क्या 1 to 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ भैया 1 into 2 into 2 4 तो होता ही हो, तो सेटिस्फाई कर ही रहा है। अब इन चारों में रख के सेटिस्फाई कर लो। देखिए मैं करता हूँ, इसमें रखिए लेफ्ट हैंड साइड में 2 times 1 प्लस वाई है 2 प्लस जेड है 2, तो 2 2 6 6 तो ठीक है, ये वाला सही। क्या और भी सेटिस्फाई कर रहा है,
देखिए और सेटिस्फाई करना तो नहीं चाहिए। यहाँ रखा आपने 2, सॉरी वही 1 है, 1 + 2 × 2 + 1, तो ये तो 6 हो गया, 2 2 2 2 4 हो, 2 6, जो कि 2 आ रहा है, जो कि गलत हो गया। ऐसे ये भी नहीं सेटिस्फाई करेगा, ये भी नहीं सेटिस्फाई करेगा, करके देख सकते हैं। आंसर ऑप्शन आपका ए सही है। नेक्स्ट देखिए, इसे क्या, द लेंथ ऑफ द कर्व गिवन एज द इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन है बच्चों, डबल आर नहीं है, एक ऐसा है, इंटरसेक्शन ऑफ द सर्फेसेस, कह रहे दो सर्फेस इनका इंटरसेक्शन लिया जा रहा है, फ्रॉम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का इंटीग्रेशन किया जा रहा है, मतलब आप समझ सकते हो ए से लेके एक्स तक किया जा रहा है, बाकी 0 से वाई जा रहा है और 0 से जेड जा रहा है, ठीक है, ये तो मान लीजिए ठीक है। तो अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं और हमारा लेंथ, आर्क लेंथ चाहिए, तो इनमें से आंसर ऑप्शन क्या होगा। देखिए इसमें x की लिमिट तो डेफिनेट है, a से x तक गई, ये यहाँ 0 से जा रहा है। अच्छा देखिए y का केस अगर चेक करें तो y वाले जो आंसर्स हैं उनको एक बार देखिए ज़रा आप, देखिए y वाले आंसर्स 2 ही हैं, एक ये, x वाले से बात मतलब नहीं है, ठीक है, वो तो ये पहले तो कांस्टेंट ही होगा, ये वाला तो 0 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ से आंसर आपका y पे ज़्यादा मिलेगा परफेक्टली। x में भी आ सकता है, लेकिन x वाला आंसर देखिए यहाँ पे a से स्टार्ट है और सारे आंसर एक जैसे दे रखे हैं, तो और x के साथ जब a आ चुका है, पहली प्लेस पे a आ चुका है, तो जाहिर सी बात है y के साथ b जाएगा हमारा, तो y/b वाला आंसर ऑप्शन सही आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है। द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द कर्व सी, ये दिया हुआ है, ठीक है, तीन को एक एक बार डिफ्रेंशिएट करिए जरा। तो ये आ गया 3a, दूसरा वाला आ गया आपका 3, आपका दूसरा वाला क्या आ गया, ठीक है, तो ये 6 हो गया और वो अपना 3u² हो गया, और यहाँ पे भाई c कर दीजिए, यहाँ पे b कर दीजिए और यहाँ पे a, ठीक है। अब क्या करना है, कुछ u बच रहा होगा, पहले वाले में तो u हट ही गया, दूसरे वाले में u बचेगा, तीसरे में u², और कह रहे u = 1 रखिए, सब जगह u = 1 रखिए, 3, ये 3a बन गया, ये 6b बन गया और ये 3c बन गया। अब कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा सही होगा ऑस्किलेटिंग प्लेन के लिए, देखिए रख के देख लीजिए, जो आंसर सही करे वो आपका आंसर हो जाएगा। ये एक सेकंड आपको एक चीज़ बताता हूँ, ऑस्किलेटिंग प्लेन का जो सीन होता है वो होता तो इक्वेशन इसी टाइप से है, आर के फॉर्म में होता है, जहाँ पे यहाँ पे एक्स वाला xi + yj + zk होता है, ठीक। आप अगर रखेंगे इनको 3au, तो आप क्या करिए, सिंपल सी बात है, आप एक काम करिए कि आई लगा के सबको लिख दीजिए, ठीक। अगर आई लगा के लिखें तो ये एक्स की वैल्यू हमारी आ जाएगी, वाई की वैल्यू में यू की जगह 1 रख दीजिए, मान लेते हैं यहाँ पे 1 अगर रखा है तो ये हट जाएगा, तो 3 आया। फिर आपका सेकंड वाला है 3bu², तो उसमें भी रखेंगे तो 3b हो जाएगा, और तीसरा वाला c आ जाएगा। अब अगर ये x का पार्ट हो गया, मैं प्लस करके भले लिख रहा हूँ, इसे x का पार्ट, इसे y का पार्ट, इसे z का पार्ट मानिए। अब जरा आप डिवाइड इसे देखिए सबको, जरा सारे ऑप्शन देखिए, अगर हम पहले वाले में a से डिवाइड करें तो यहाँ 3 बचेगा, प्लस b से डिवाइड किया 3 बचेगा, 3 + 3 6 हो गया, और 6 + 1 7 आ गया, जो कि 1 नहीं आ रहा है, 7 आ रहा है। और इसके बाद ये वाले ऑप्शन पर रखिए, अगर रुक जाइए मैं लिख लेता हूँ, 3a 3b और c, इसमें रखें तो यहाँ से आ जाएगा 3 + 3 6 - 1, तब तो भैया 5 आ जाएगा। यहाँ देखिए इसको रखेंगे आ जाएगा 3, इसको रखेंगे -3 और इसको रखेंगे +1, तो ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया, देखिए 1 से 1 कैंसिल, सेटिस्फाई कर गया, तो आंसर ऑप्शन 3 हो गया, सी हो गया। नेक्स्ट देखिए, अरे भैया ये तो बताया क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। सेट फेरेट फार्मूला को एक तरीके से और लिखा जाता है, ये प्रिंसिपल, ये गलत दिखा है थोड़ा सा, ये माइनस नहीं होगा बच्चों, प्रिंसिपल डायगोनल में क्रॉस में सब में 0 होता है, ठीक है। उसके बाद ये, लेकिन ये टॉर्क नहीं, यहाँ पे कप्पा होता है, तो वैसे यहाँ पे मेरे ख्याल से ये एडिट नहीं है सही से, यहाँ 0 होगा, तो ये 0 ये 0 दोनों 0 है, कप्पा है तो माइनस कप्पा नीचे, और टॉर्क है तो माइनस टॉर्क नीचे, ये एकदम सही है, आप यहाँ पे 0 कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ, एट एवरी पॉइंट, देखिए एट एवरी पॉइंट ऑफ अ जियोडेसिक्स इट्स प्रिंसिपल नॉर्मल इज नॉर्मल टू द सरफेस, ये तो सिंपल सी बात है, कॉमन सा बात है। आगे और देखिए कुछ क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या है, द मोंगेस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सरफेस इज, मोंगेस फॉर्म जो होती है अगर उसको लिखा जाए तो उसके केस में जो थर्ड वाला हमारा जो कोफिशिएंट होता है, थर्ड वाला वो फंक्शन होता है पहले और दूसरे का, ये आपका बी ऑप्शन सही है। कुछ फैक्ट्स हैं, इन्हें थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखते रहिएगा। द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सरफेस इज, किसी सरफेस की पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होती है, वो आप ज़रूरी नहीं कहें कि वो यूनिक हो, आप अलग अलग तरीके से इसे लिख सकते हैं, तो इसका नॉट यूनिक आंसर होगा, क्योंकि कई सारे तरीके से इसे लिखा जा सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हम कहें कि x1 = x1 ऑफ u1 u2, ठीक है, और भी कुछ ले लीजिए, है ना, आप कह दोगे कि भाई x2 = x2 ऑफ u1 u2, ऐसे x3 का, मतलब अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, तो यूनिक नहीं होता है, ज़रूरी नहीं है।
हाँ, लेकिन उसका रिजल्ट जो आएगा हमेशा कर्व सेम ही बनेगा, ठीक है। मंगेस मेथड, मंगेस फॉर्म जो है वो ये होगी। थर्ड वाला हमारे फर्स्ट सेकंड पे डिपेंड करेगा, और ये आपका नॉट यूनिक। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट द पॉइंट पी, ये कोई हमारा पॉइंट है, नॉन पॉइंट है इस सरफेस के लिए। अब ये सरफेस कैसे लिखा, जैसे मैं लिख रहा था, अगर यहाँ पे 1 लिखे तो x1 इज इक्वल टू x1 ऑफ 2u पे डिपेंड कर रहा है मान लेते हैं, ऐसे x2 और ऐसे x3, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, इज कॉल्ड रेगुलर पॉइंट इफ, कह रहे कि रेगुलर पॉइंट तब कहा जब आपका क्रॉस प्रोडक्ट अगर जीरो का इक्वल ना हो, तभी से रेगुलर पॉइंट बोला जाएगा। इरेगुलर होता तो यहाँ पे जीरो होता, मतलब जीरो वाला सीन अगर होता इरेगुलर हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है, कह रहे कि द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन एट द पॉइंट दिस, टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन अगर देखा जाए तो इस केस में तो बड़ा सिंपल सा होता है। देखिए ये आई जे के तो होगा सब जगह एप्सिलॉन वाला, ठीक है, ठीक। और मेन जो कैपिटल, इसे कैपिटल आर भी लिख सकते हैं, से गिवन पॉइंट आपको सब्ट्रैक्ट तो करना ही है, ये तो सब में होना चाहिए, ये तो जाहिर सी बात है, ये तो गलती है फिलहाल हिसाब से, ठीक। और अगर ये पहले आपने लिख दिया तो उसके बाद जे और के वाली लाइन आएगी, और नीचे u1 और u2 होगा, क्योंकि हमने क्या लिखा था, x1 इज इक्वल टू x1 ऑफ u1 और u2, ठीक है, u2, ऐसे x2 इज इक्वल टू x2 ऑफ u1 u2। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि भाई ये तो सेम रहता ही है, क्योंकि ये क्या करता है, एप्सिलॉन जो होता है तीनों आई जे के रिलेशंस को अपने आप में प्रिजर्व करता है, और ये तो रहेगा ही। और उसका जे और के होगा, पहला ही आई ये ले लेता है, जे और के यहाँ पे होगा, ठीक है। और डिफरेंशिएशन दोनों में होगा, और नीचे जिसके रिस्पेक्ट में आपने दो पैरामीटर u1 u2 माने थे, उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन भी होगा। सो आपके टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन ये होगा, याद रखिएगा, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, द यूनिट नॉर्मल, भाई यूनिट नॉर्मल की बात कर रहे हैं तो पहले बात तो क्रॉस प्रोडक्ट अभी पीछे पड़ा कि रेगुलर का कर्व होगा, यूनिट की बात करें, यूनिट तब तो देखिए यूनिट की बात होती है, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिखा जाता था तो क्या लिखते थे, वेक्टर और नीचे उसी का ही मॉड। तो आंसर ऑप्शन कौन सा होगा, देखिए नीचे तो ऊपर वो वेक्टर लिखा हुआ है और नीचे उसी का मॉड लिखा हुआ है, तो आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन, कार्टेशियन इक्वेशन में क्या होगा, कार्टेशियन को देखिए ये चीज़ तो सब में कॉमन है हमेशा से, है कि नहीं, ये तो हमेशा से कॉमन है। और अगर आप बात करें तो फंक्शन, ये नीचे क्या लिखा हुआ है देखिए, आपको यही सबसे सही दिखेगा। देखिए ये x यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन, ये अभी ऊपर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ऊपर पढ़ा था u रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो आंसर ऑप्शन आपका ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इफ़ जी अल्फा बीटा आर कंपोनेंट्स ऑफ सेकंड फंडामेंटल मैट्रिक्स टेंसर, ठीक है। अगर सेकंड फंडामेंटल मैट्रिक टेंसर, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, कि भाई मीट्रिक टेंसर क्या होता है। लेकिन अभी के लिए हम लोग को कोशिश ये रखनी है कि हम लोग को किस तरीके से ये फैक्ट्स याद रह सकते हैं, ठीक है। सेकंड फंडामेंटल जो मीट्रिक टेंसर की बात हो रही है, वो एक छोटा सा टॉपिक है, उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगा, लेकिन यहाँ पे अब फैक्ट आपको याद रखने का तरीका ज़रूर बताऊँगा। देखिए कह रहे इनमें से कौन सा आंसर आपका ऑप्शन सही है। तो देखिए अल्फ़ा बीटा को अगर चेक करें तो जब आप 1 1 लेते हैं तो ये दोनों 1 1, 1 2 लेते हैं तो 1 2, और 2 2 लेते हैं तो 2 2 आता है, बाकी सारे गलत है, देख लीजिए अलग अलग टाइप से लिखे हुए हैं। तो आंसर ऑप्शन आपका कौन सा हो गया, पहला वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कह रहे द एंगल बिटवीन द पैरामीट्रिक कर्व्स ऑन द सरफेस इज गिवन बाय, कह रहे कि पैरामीट्रिक कर्व है उनके बीच का अगर एंगल निकाला जाए तो इनमें से कौन सा होगा। तो देखिए अगर आप बात कर रहे हैं जी के साथ 1 और 2 की, तो जो नीचे वाला जी बनेगा इधर वाले से डबल बन जाएगा और इधर वाले से भी डबल बन जाएगा, नीचे रूट होगा और ऊपर ये रहेगा और कॉस थीटा रहेगा। याद रखिएगा, याद रखने का तरीका ये है, फॉर्मूला ऐसे याद रखते हैं। तो आंसर ऑप्शन क्या होगा, बी वाला। आखिरी के क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन तो रिपीट मार गया, आप देख सकते हैं इसको। इसमें भी आपको क्या करना है, पॉइंट को चेक कर लीजिए, 1 to 2 जो सेटिस्फाई करे वो आपका आंसर है, ठीक है। 1 to 2 जो सेटिस्फाई करे वो आपका आंसर है, ठीक। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है ये थोड़ा सा सही कर लीजिए, ये आपका यहाँ पे -1 है, नहीं सॉरी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे +2 है, ठीक है। तो ऐसे केस में जो सेटिस्फाई करेगा वो आंसर होगा। आप यहाँ पे देखिए ऊपर में रख करके x -1 तो 1 -1 जगह 0 बना देगा, 2 -2 यहाँ पे 2 रखेंगे और यहाँ पे भी 2 -2, वहाँ भी 0 यहाँ भी 0, तीनों जगह 0 बना देगा तो तीनों इक्वल आ जाएगा, आपका आंसर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन है द फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स जी अल्फा बीटा फॉर द कोनिक और ऑइडल का मिक्सचर है, तो कोनिक ऑइडल यानी कोनॉइडल बन जाता है सरफेस। कह रहे कि जी अल्फा बीटा कोनॉइडल सरफेस के लिए क्या होता है अगर हमारे पास x1 x2 और x3 इस टाइप के हों।
ठीक है। तो देखिए इसको भी याद रखने का तरीका होता है, बहुत ही सिंपल सा। क्या है, तो इस केस में देखिए जो पहला वाला होगा वो 1 होगा, और दूसरा वाला जो होगा जो डिफरेंट होगा वो 0 होगा, ठीक। और तीसरे वाले का देखिए, तीसरा वाला जो G22 होगा उसमें सेम होगा, सेम साथ में ही होगा। जब भी वो कोनोइडल जब भी सरफेस होता है तो पहले वाला 1, दूसरे वाला 0 और तीसरे वाला सेम साथ में होगा, जिससे U1 का स्क्वायर और F डैश का स्क्वायर। तो आंसर ऑप्शन है आपका ये सही है, ठीक। इसमें तो पहला 0 और दूसरा 1 है, जबकि पहला 1 और दूसरा 0 नहीं, यहाँ पे दोनों 1 है, गलत है। ये पहला 1 है और तीसरा वाला 0 तो होता ही नहीं है। तो याद रखिए, इसमें कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ कॉन्सेप्ट पहले बता दूँ, या नेक्स्ट वीडियो जो भी बनेगी उसका पहले कुछ कॉन्सेप्ट बता दूँ, उसके बाद वीडियो डालने में देरी इसलिए हो गई क्योंकि एक्चुअली आई वॉज नॉट वेल, आई एम क्वाइट वेल, सो मैंने डिलीवर करने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो आपकी नेक्स्ट के चैप्टर्स की होगी, नेक्स्ट 2 चैप्टर्स, ठीक है। तो वो 2 चैप्टर्स एक साथ आएंगे, और 2 वीडियो एक्स्ट्रा और पढ़ेंगी, जिससे कि आपकी डिफरेंशियल ज्योमेट्री के MCQs कवर हो जाए। और हाँ, डू नॉट फॉरगेट कि आप लोग का टेस्ट है रिंग थ्योरी का 2 चैप्टर का, फ्राइडे को। बाकी टाइमिंग आपको कल पता चलेगी, और वो आपके पेड ग्रुप पे है। तो जिन लोगों ने पेड नहीं लिया है तो उन्हें पता होना चाहिए कि पेड आपका पूरा का पूरा, इसमें ऑलमोस्ट 400 से 500 MCQs हैं। वो जस्ट मैंने 299 में रखा है, आप चाहे तो उसे ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने प्यारे से चैनल मैथ पर। थैंक यू।